जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रियंक भाई के साथ कॉलेज और जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रियंक भाई एनसीसी से भी जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे एनसीसी के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला मेरा इनसे क्वेश्चन है कि आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं प्रमोद भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो धन्यवाद आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, और कैसे हैं आप, ये भी हम बताइए। तो अच्छे हैं। आप भी अच्छे हैं, हाँ, चलो सही। हमारा क्वेश्चन है, अभी तक आपका जर्नी क्या रहा? सो अभी तक का ऐसा जर्नी है भाई कि फर्स्टली मैंने अपनी कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश से की है। जी, और फिर उसके बाद मैंने दिया एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, एनडीए एग्ज़ाम मैंने दिया। फिर उधर एसएसबी भी दी। मेरा पहला मेन तो आर्मी ही था। फिर बट ऐसा कहते हैं ना, डेस्टिनी अगर कुछ दूसरा लिखती है तो फिर आप डेस्टिनी नहीं बदल सकते। तो शायद फिर आफ्टर ऑल मैंने एलपीयू का भी फॉर्म भरा। एंड देन आफ्टर 2023 में मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। और फिलहाल अभी तो बीटेक कर रहा हूँ मैं। एंड अभी सेकंड सेमेस्टर पे हूँ बीटेक सीएससी। ओके। एलपी में कैसे आना हुआ? मीन्स जैसे आपने बोला कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी डिफेंस था, जी जी। तो आप डिफेंस में जाने के लिए और भी आगे जैसे सीडीएस था हाँ हाँ। ग्रेजुएशन के बाद, तो आपने इंजीनियरिंग पाथ को ही क्यों चूज किया? सो इंजीनियरिंग पाथ ऐसे चूज़ किया, थोड़ा कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट भी था। अच्छा, और प्लस में घर वाले भी चाहते थे कि बेटा बीटेक ही करे, बीएससी, क्योंकि बीएससी भी अच्छा फील्ड है बट थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी ज़रूरी होती है, क्योंकि आजकल देखा जाए एआई वगैरह का थोड़ा ज़्यादा चलन है। इसके कारण से बीटेक चूज़ किया मैंने। हाँ, सेम चीज़ मेरे साथ भी था कि जैसे हमको इंजीनियरिंग उतना इंटरेस्ट नहीं था। हाँ हाँ। ठीक है, हम ये चाहते थे कि कोई ऐसा कॉलेज ज्वाइन करे जहाँ पे स्टडी रेगुलर बेसिस पे हो। जी जी। लेकिन इसके लिए हमने बीएचयू को चूज किया फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा। हमने 3 टाइम एग्जाम दिया उसका एंट्रेंस एग्जाम, अच्छा लेकिन मेरा पता नहीं क्यों बीएचयू में नहीं हुआ, जेएनयू में मेरा हो गया। अच्छा। जैसे जेएनयू में क्या होता है कि ग्रेजुएशन आपका लैंग्वेज में होता है, हम्म तो मेरा वहाँ पे 1 ईयर का प्रोग्राम था। तो हम्म। फिर 1 ईयर का प्रोग्राम करने में कोई बेनिफिट नहीं लगा हमको। हाँ हाँ। तो फिर 2023 में हमने भी एलपीयू ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और हमने 2 साल मतलब इसी में वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 हाँ। साल में बहुत कुछ सीखा, लेकिन हाँ, 12th के बाद जो मेरा 2 साल का गैप रह गया था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद 2 साल 2 का साल इसी का गैप कारण से। मतलब बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम दिए, जेएनयू का दिए, हम्म। और उसमें सीयूटी का भी एग्जाम दिए थे। कुछ जी। कॉलेज हमको मिला भी था, लेकिन हमको बीएचयू ही चाहिए था, और हमको ज्योग्राफी ऑनर्स करना था। अच्छा अच्छा। फिर अच्छा, ये था आपका कि आगे का यूपीएससी वगैरह का प्लान होगा इसी कारण। जैसे यूपीएससी का तो प्लानिंग था, हम्म। लेकिन ना हमको था कि थोड़ा सा किसी टॉपिक पे बोलना, जैसे आज हम लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जी ये जी। चीज मेरा ज्यादा था। तो इसके लिए हमने बहुत सारे तो पहले फिर से आपका ये ज्योग्राफी से इसमें बीटेक पे कैसे आना हुआ? ज्योग्राफी से बीटेक। हाँ ज्योग्राफी तो मेरा था कि करना ही था। हाँ। तो कुछ जब नहीं होता है ना, तो मतलब कि जिसका कुछ नहीं, इंजीनियरिंग कर लो। और फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा नहीं थे, लेकिन इतनी कंडीशंस थी कि इंजीनियरिंग को चूज कर सके। हम्म और यहाँ तक जो आने का रास्ता था वो कहीं ना कहीं हम अपने जो खेत है हम्म। उसको बेच के आए थे। और जैसे आप बोले कि एक इसमें टेक्निकल फील्ड्स होते हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा होता है। हम्म और इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिलते हैं, हम्म। आपको लोगों से कम्युनिकेट करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे हम्म। आज हम लोग बात करें, आई थिंक जी। बहुत ऐसे बच्चे होंगे, या मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, लेकिन बस उनके पास एक डिग्री आएगा, लेकिन हमारे पास क्या आएगा, एक एक्सपीरियंस आएगा, हम लोग में एक्सपीरियंस दोस्ती आएगा। होगी, बहुत सारी चीज़ों को, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आई थिंक मेरा एक यही था कि इंजीनियरिंग को चूज करने का। चलिए चलिए, अच्छी बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एनसीसी क्यों ज्वाइन किया? आप तो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब तो प्लेटफॉर्म पूरा कहीं ना कहीं चेंज है, एक सॉफ्ट स्किल और एक हार्ड बॉडी। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ हार्ड बॉडी ही नहीं है, सीसी में भी मतलब कि सॉफ्ट स्किल्स का बहुत रोल होता है। और अपार्ट फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस मैंने एनसीसी क्यों ज्वाइन किया, इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि देश प्रेम, देश से लगाव है। इसीलिए बस सब कि मेरा तो पहले से ही एम था कि कॉलेज में, मतलब मैं स्कूल में मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी। अच्छा। 9वीं से 12वीं तक मैंने 4 साल एनसीसी को दिया है। तो एक तरह से बचपन से एनसीसी से लगाव है, और प्लस में एक तरह से अटैचमेंट है। तो इसीलिए मैंने यहाँ आकर सबसे पहले, इवनली मेरा फर्स्ट डे भी एलपीयू में ऐसा था कि मैं एडमिशन्स पे इंडक्शन प्रोग्राम था, अच्छा। जस्ट उसके बाद मैं डायरेक्ट एनसीसी ऑफिस गया था। हाँ, तो बस यही रीज़न था कि देश प्रेम है इसलिए। एक बार मतलब हम अपने भैया के साथ हाँ। ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे, तो मेरे भैया उस टाइम आई थिंक 12th में ही रहे होंगे, हम उनसे अच्छा। एक क्लास जूनियर है। तो मेरे भैया बोले कि हम चाहते हैं
कि हम एक बार एनसीसी ज्वाइन करें। मतलब उनका ये नहीं था कि डिफेंस में जाना है, लेकिन वो बोले कि वहाँ पे जो उस पे क्या कहते हैं उसको, कहना था कि डिसिप्लिन जो है वो एनसीसी वालों के पास होता है, और लाइफ में किसी भी फील्ड में अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जी, जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। डिसिप्लिन का तो रोल बहुत होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि एनसीसी में डिसिप्लिन का क्या रोल है? एनसीसी में डिसिप्लिन का ऐसा रोल है कि मतलब कि एनसीसी आपको डिसिप्लिन बहुत तरीक़ों से सिखाती है। जैसा कि अगर आप अपनी जो नॉर्मल फॉलोइंग्स होती है, अगर आप पे 1 मिनट नहीं, अगर आप 5 सेकंड भी लेट हो जाते हो, तो फिर आपको वो फॉलोइंग अटेंड करने को नहीं मिलता। आप पूरा दिन फिर मतलब कि या फिर ग्राउंड के चक्कर लगाते रहते हो या फिर कुछ करते रहते हो। तो मतलब एनसीसी एक तरह से आपको पंक्चुअल बनाती है, प्लस में डिसिप्लिन लाती है, प्लस में आपको एक तरह से आपको एक ऐसा इंसान बना देती है कि आप मतलब कि चाह कर भी वो डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते हो। और एक और चीज़, जी। हमने बहुत समय देखे हैं जी। कि 4 बजे के आसपास लोग यहाँ पे प्रेयर करते हैं, तो क्या हाँ। उसमें आप भी ज्वाइन करते हैं? जी, जी, जी। 4 बजे के आस-पास करते हैं। 4 बजे ही अच्छा ये हमारा 2 दिन रहता है। अच्छा। बुधवार को और मंगलवार को 2 दिन एनसीसी रहती है। आफ्टर 4 बजे तो नहीं कहा जा सकता, 5 बजे से 7 हाँ, बजे तक ऑलमोस्ट रहती है। उसी के हाँ। एनसीसी करने में आपको कोई एकेडमिक छूट मिलता है? फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा है एल2 में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एनसीसी में हो, अगर आप तो एकेडमिक छूट मिलता है। बट अगर आप एनसीसी का ऐसा है 3 सर्टिफ़िकेट्स होते हैं। एनसीसी का ए सर्टिफ़िकेट होता है, फिर उसके बाद बी सर्टिफ़िकेट होता है, सी सर्टिफ़िकेट होता है। ए सर्टिफ़िकेट होता है जूनियर डिवीज़न कैडेट्स के लिए, जहाँ पे ज़्यादातर स्कूल के बच्चे रहते हैं, और वो ए सर्टिफ़िकेट कोर्स 2 साल का रहता है। फिर उसके बाद बी रहता है, बी कोर्स रहता है। बी सर्टिफिकेट कोर्स भी किसी कॉलेज में, जैसे आर्मी पब्लिक हो गया जी। और मिलिट्री स्कूल्स वगैरह हो गए, इनमें बी सर्टिफिकेट स्कूल्स में ही हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सिविलियंस हो, नॉर्मल स्कूल से हो, तो फिर आपको फिर कॉलेज में आकर बी सर्टिफिकेट करना होता है। तो बी सर्टिफिकेट होता है 2 साल का, फिर उसके बाद एक सी सर्टिफिकेट होता है नेक्स्ट स्टेप, तो वो भी 1 साल का होता है। तो अगर आपका तीनों सर्टिफिकेट अगर कंप्लीट हो जाता है, सी सर्टिफिकेट आपके पास है, जी। तो फिर आपको फिर आगे चल के डिफेंस फोर्सेस में आपको फिर बेनिफिट मिलता है कि आपको एक एसएसबी फ्री मिल जाती है। मतलब फ्री तो नहीं, मतलब एक, अगर आपकी सी सर्टिफिकेट में अच्छी रैंकिंग है, प्लस में अच्छा आपका उसमें एग्ज़ाम नंबर्स हैं, तो फिर आपको एक एसएसबी एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू आर्मी मिलती है। क्या आपको अभी भी लगता है कि हमको डिफेंस में जाना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल जाना चाहिए, हमको जाना ही है अच्छा, डिफेंस में। डिफेंस में। हमारा तो एक तरह से हमारा बीटेक का ऐसा है कि बीटेक ऐसा बैकअप है, मतलब कि फॉर डिग्री चाहिए, इसलिए हाँ। बीटेक तो ज़रूरी है। बट मेरा क्वेश्चन है, देश के आर्मी के लिए आपका क्या सोच है? तो देश की आर्मी के लिए मेरी बहुत ही अच्छी सोच है। इंडियन आर्मी कोई इसका तोड़ ही नहीं है, कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब अभी फ़िलहाल में आप अगर चाइनीज़ आर्मी देख लें, पाकिस्तान आर्मी देख लें, अपने नेबर ही देख लें, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो कम है, मतलब कि उधर भी ठीक है। बट कहा जाता है कि अपना एक सिख रेजिमेंट का सिपाही उनके 100 के 100 बराबर के है। बराबर होता है। तो वही बात है कि अपना इंडियन आर्मी का तो कोई मतलब कि ऐसा कोई वही नहीं है, कवरी में। और कभी-कभी हम देखते हैं कोई भी नेता जो होता है, हाँ, वो कुछ भी बोल देता है, हाँ, बिना उनके संघर्ष को जाने हुए कि वो बिना किस संघर्ष के तरह जाने। से वहाँ पे रहते हैं, हमारे देश की सेवा करते हैं, रक्षा हुँ, करते हैं। हुँ। तो इसके बारे में क्या कहना होगा? तो अब इसके बारे में यही कहना है, जो नेता है तो उनको समझाया जाए और उनको बताया जाए कि क्या है, और उनको उस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ आने चाहिए, गवर्नमेंट को भी लाने चाहिए कि कोई भी ऐसा कुछ बोलने ना पाए इंडियन आर्मी के खिलाफ। जो एसी में रहता है उसको तपती धूप और वो ग्लेशियर क्या पता होगा? जी, जी, बिल्कुल। अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें कि हुँ। देशभक्ति क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? देशभक्ति है आपका देश के प्रति लगाव, मतलब कि आप अगर देश के लिए अगर जान देने के लिए तैयार हो, अपनी जान देने के लिए और जान लेने के लिए भी तैयार हो। जान लेने के लिए तो तैयार ही हो, हुँ, बट हुँ। अगर आप एक अक्षर पे, मतलब एक वर्ड ऑफ कमांड पे अगर एक सिपाही अपनी जान देने के लिए तैयार है, तो वो मैं कह सकता हूँ वो देशभक्ति है। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, जी। जिनको देश से लगाव होता है, लेकिन वो आर्मी में
या डायरेक्टली देश की सेवा नहीं कर पाते, उनके पास इनडायरेक्टली ऑप्शंस होते हैं, जैसे कुछ लोग लेखक हैं तो बहुत जी। सारी ऐसी चीज़ों को लिखते हैं जिससे लोगों के बीच देशभक्ति की भावना आ जी, सके, जी, जी। राष्ट्रवाद बिल्कुल, की बिल्कुल। भावना आ सके, तो क्या उसको भी देशभक्ति बोलेंगे? उसको भी बिल्कुल देशभक्ति बोलेंगे। इवन आप अगर एक छोटे से बच्चे को सिखाते हो, कुछ पढ़ाते हो, तो भी एक तरह से देशभक्ति है, क्योंकि वो बच्चा अच्छा आज अच्छा सीखेगा, पढ़ेगा, तब बाद में एक एसेट है, वो बच्चा भी आपके लिए मतलब आपके देश की संपत्ति है। हाँ, वो देश छोटा-सा बच्चा भी आगे चलकर मतलब कि देश के बहुत काम आएगा। इसीलिए अगर आप कोई छोटा भी काम, ऐसा कोई छोटा-बड़ा काम नहीं होता कि आपको ज़रूरी है कि आप फ़ौज में हो तभी आप हाँ, देशभक्त कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी रोड साफ़ करते हो, अपना घर साफ़ रखते हो, ऐसा वो भी एक तरह से देशभक्ति है। मतलब अपनी जो ड्यूटी है। अपनी जो मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो अगर आप अच्छे से एक अच्छा इंसान मतलब कि एक अच्छा इंसान बनते हो, तो वो भी एक तरह से आपका आपके देश के लिए प्रति एक लगाव दर्शाती है। एनसीसी के बारे में कुछ बातें की हैं, क्योंकि हम लोग कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, तो जी, कुछ जी। कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। बताइए, बताइए करते हैं कॉलेज। कॉलेज लाइफ का हमारे जीवन में क्या रोल होता है? कॉलेज लाइफ का जीवन में ऐसा रोल है कि कॉलेज लाइफ जो होता है अपनी स्टार्टिंग में 17-18 की वर्ष में एक बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है। हाँ, लगभग। फिर उसके बाद वो मतलब कि 18 से 25 की जो वर्ष है, तो ये मतलब कि एक इंसान के मतलब कि बुनियादी वर्ष है। इस पे इंसान कॉलेज लाइफ में बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। जी। अक्सर देखा जाए तो कॉलेज में आते ही लड़के मतलब कि गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रखते हैं कि पहले तो पहला स्टेप यही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसका मेरा विपरीत सोच है। आप बनाइए मतलब कि सब चीज़ का एक समय होता है। जी। तो वही है कि कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स बनाइए, सब चीज़ करिए, बट सब टाइम पे करिए। और एक चीज़, कोई भी चीज़ हद पार नहीं करना है किसी भी हाँ, चीज़ की। हद होती है, अगर हद मतलब कि आप एक हद तक वो चीज़ करते हैं तो वो सही है। बट अगर आप सिर्फ़ कॉलेज लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं और अपनी स्टडीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और मतलब कि जो चीज़ें करना चाहिए वो ना करके दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये कॉलेज लाइफ थोड़ी मतलब कि वो करती है। जैसे यह जीवन का एक क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, हुँ। जहाँ पे हम अपने आप को बना भी सकते हैं और बिगाड़ बिगाड़ भी भी सकते जी, हैं। जी। तो यहाँ पे है कि दोस्ती ज़रूरी है। दोस्त क्यों तो ज़रूरी है, दोस्त ज़रूरी है, अच्छा दोस्त ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपने पूछ लिया इस बार। ज़रूर, ज़रूर, मतलब कि लड़कियों से दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो भी मतलब कि आप ही के जैसे इंसान हैं और लड़कियों से हम लोग अगर दोस्ती करते हैं तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ़ में क्या-क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और प्लस में एक तरह से अगर आपको एकेडमिकली भी बहुत सपोर्ट करती हैं लड़कियाँ। सपोर्ट ऐसा कि अगर आप असाइनमेंट वगैरह कुछ है, तो लड़कियाँ उस चीज़ को मतलब ज़्यादा अच्छे से मतलब पढ़ाई पे भी थोड़ा उनका ज़्यादा वो रहता है और एक तरह से इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप कभी किसी चीज़ को लेकर निराश होते हैं, दुखी होते हैं, कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, अगर आप उस चीज़ को लड़कियों को बताते हैं, तो वो फिर मतलब उसका एक अच्छा सॉल्यूशन देती हैं, क्या कर सकते हो? तो आई थिंक कि करनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ है कि लड़कों को बोलिए कि भाई मेरा कल असाइनमेंट है या कल हाँ। सीए है, असाइनमेंट जमा करना है, हुँ। क्या करूँ? मतलब चिल मारो। हाँ, लेकिन हाँ। अगर आप किसी लड़की दोस्त को बोलते हैं, तो वो हुँ। आपको हो सकता है कि आपको हेल्प कर दे, लिख भी दे, लेकिन हाँ, लड़का हाँ। यह काम कभी नहीं करेगा कि वो आपका असाइनमेंट लिख दे। वो नहीं लिखेगा कभी, वो कहेगा भाई तू मेरा ही लिख दे। लिख दे। हाँ, तो ये चीज़ काफ़ी तो एकेडमिकली भी काफ़ी हेल्प करती एकेडमिकली है। बहुत हेल्प और होता ये है। भी होता है ना कि अगर हम खुद से लड़का-लड़की में डिफरेंस शुरू करना कर दें, हाँ, तो जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे आएँगे, हाँ, फिर वो क्या करेंगे? वो वो भी तो वही फिर हम ही करेंगे। से सीखेंगे। क्योंकि हमने भी तो कहीं न कुछ हद तक सीखी और है। अभी भी हम लोग ने यही फ़ॉलो किया है कि हाँ, स्कूल, कॉलेज में लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करनी है। हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि बस वही है थोड़ा कि मतलब कि आपको देखना चाहिए कि कैसे क्या सोसाइटी का क्या है, क्या कंडीशन है सोसाइटी की और उस हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए। और हमने एक और चीज़ देखा है कि आजकल क्या होता है कि जो भी इसमें हम मतलब लड़कियों को कोई दोष नहीं देते हैं। हाँ, आज क्या होता है कि आज हम लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, तो जी, हम जी। अक्सर देखें कि कोई भी लड़की हो, ठीक हुँ, है? उनका नेम से आईडी नहीं होता है। हुँ, जैसे अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे आईडी देखे हैं, हुँ। क्यून करके रहता है, इस टाइप का उनका नेम नहीं रहेगा। हाँ, रहता क्वीन है, रहता है। रहता है, रानी रहा, इस तरह का, ब्यूटी गर्ल रहा, इस तरह का होता है। तो क्या होता है कि उनके फैमिली को लगता हुँ, है कि मेरे बच्चे इस सोशल मीडिया पे नहीं हैं, लेकिन वो लोग यूज़ कर रहे हैं। कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों की कोई दोष नहीं है। उन लोग क्या करते हैं कि उनके पेरेंट्स इस तरह के एनवायरनमेंट बना देते हैं, जिसकी हुँ, वजह से उन लोगों को यह कदम उठाना पड़ता है। तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे
जिस हम तो सीधे कहते हैं ना कि अगर वो अपने लाइफ को एनालाइज करे कि वो जब इस उम्र में थे तो वो क्या किए, तो आई थिंक उनको कोई शिकायत रहेगा ही नहीं हम जैसे बच्चों से। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ मैं कि अगर अपनी सोसाइटी के थोड़ा सीख लें कि क्या चीज़ें हमारे पेरेंट्स किए हैं और उस हिसाब से एक्शन लें, तो फिर कहीं न कहीं अपना मतलब कि जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम सभी कहीं न कहीं एक अलग राज्य से हैं हाँ, और ये हमारी खासियत भी है। हाँ, हाँ। खासियत इसलिए है कि हम जिस परिवेश में पले-बड़े हैं, वहाँ के कुछ अच्छी बातों को लेके आते हैं हुँ, और हुँ। अगर बहुत सारी अच्छी बातें आती हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा बात आ जाता है। हुँ, हुँ। जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं, हुँ, हम बिहार से हैं, यहाँ पे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं। तो हुँ। सब लोग अपने कल्चर को जब हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारा कल्चर है, उससे अच्छा वो कल्चर हो सकता है। हुँ, हुँ। या हमारा कल्चर उससे अच्छा है, या यहाँ के लोगों में एक अच्छी बातें हैं, यहाँ के लोगों में कुछ खराब बातें हैं। तो हुँ। जैसे बिहार के लोगों में एक अच्छी बात है, क्योंकि खराबी तो कुछ सभी में है, तो हम उसको छोड़ के हम अच्छी बातें पे बात करते हाँ, हैं। हाँ। तो बिहार के लोग क्या होते हैं कि रियली में हमने भी हाँ, देखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। होते हैं, यूपी के बिल्कुल। लोग भी मेहनती होते हैं, उसके साथ-साथ उनको पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि होता है हाँ, हाँ। और यह सही भी है कि अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में जाना ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी। वैसे ही आपके एमपी का क्या रोल है इन सब चीज़ों में? एमपी का भी रोल मतलब कि काफ़ी बिहार और यूपी से मिलता-जुलता है, क्योंकि एमपी में भी मतलब कि आपको जैसे आपने पॉलिटिक्स की बात की, तो मतलब कि अगर एक नवयुवा जो है, जी। तो वो मतलब कि जैसे ही कॉलेज में एंटर करता है, वो कहीं न कहीं छात्र संघ चुनाव लड़ने की कोशिश करता है और अध्यक्ष बनने की कोशिश करता है। तो इस टाइप से एमपी में भी है, पॉलिटिक्स है और प्लस में एमपी में कल्चर है थोड़ा एक तरह से कल्चर ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वहाँ पे बोलियाँ मिल जाएँगी, जैसे कि वहाँ पे एक कहावत भी है कि यहाँ 4 मतलब कि 12-12 कोस में यहाँ बोलियाँ बदल जाती हैं, अच्छा। कहीं-कहीं। तो ये कहा जा सकता है बघेलखंडी हो गया, बुंदेलखंडी हो गया और कई प्रकार के डांस फॉर्म्स हैं, हर टाइप के मतलब कि वहाँ पे ट्राइब्स हैं। तो और उसके अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कहते हैं एनिमल्स वगैरह भी उधर एमपी में सबसे पहला व्हाइट टाइगर पाया गया था। तो डाइवर्सिटी में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। डाइवर्सिटी में एमपी का मैं कह सकता हूँ बहुत योगदान है और प्लस में एमपी ओनली स्टेट है इंडिया का जो कि डायमंड प्रोड्यूस करता है अच्छा। और कोई स्टेट डायमंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। एमपी के पन्ना में अच्छा, हाँ, पन्ना। पन्ना में खदान है डायमंड की, वहीं से डायमंड निकलता है। मतलब इसका इकोनॉमिक में भी काफ़ी ज़्यादा। इकोनॉमिक में भी बेनिफिट है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब आपने इस पूरे वीडियो को देखा है। इस वीडियो को हमने 4 बजे के आस-पास शूट किया था, जिस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसके लिए हम प्रियंक भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तपती धूप में भी वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पर बहुत अच्छे जवाब दिए। उन्होंने कॉलेज लाइफ, एनसीसी और देशभक्ति के बारे में भी बताया। उनमें से अगर हम सभी बातों की बात करें, तो उनका जो देशभक्ति का आंसर था, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। देशभक्ति कहने का मतलब ये नहीं कि हम बॉर्डर पर जाके ही देश की सेवा कर सकते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में जिससे हमारे समाज और देश को लाभ पहुँचे, वह देशभक्ति का कार्य है और हम देशभक्त कहलाएँगे। अगर हम अपने बच्चे को हम ये बताएँ कि उनकी क्या-क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो कैसे अपने देश को, अपने आस-पास के समाज को साफ-सुथरा रख सकते हैं। हम उनके कर्तव्य को बताएँ, तो भी यह एक बड़ी देश के लिए अहम भूमिका होगा हमारे स्तर पर से। तो अगर आपको कोई और सुझाव है, आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी जीवन की सच्चाइयों का पता चल सके। हमने यह प्रयास किया है कि हम जो सच्चाई है, जो कॉलेज लाइफ में होता है, हम उसको बताएँ, अनफ़िल्टर चीज़ों को बताएँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम कोई मूवीज़ या किसी वेब सीरीज़ को देखते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों को दिखाया जाता है, जिसको हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यह कदम होगा कि हम वैसी चीज़ों को दिखाएँ, जिससे आप रिलेट कर सकें। यह लगे कि हाँ, इसका जो आधार है, वो एक सच्चाई पर आधारित चीज़ें हैं। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।